अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों का बिजनेस लॉ कैफ 4 का पेपर था। इस पे काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, क्वेरीज भी आ रही हैं कि सर पेपर किस तरह का था, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, उसके ऊपर थोड़ा बता दें। ऑल्दो आई बिलीव कि जब आप पेपर देकर आ जाते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी चाहिए, जैसा भी हो जाता है। अब ऑब्वियसली वो चेंज तो उसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन स्टिल एक कोशिश फिर मैंने की है कि आप लोगों की जो आ रही हैं क्यूरीज उसके ऊपर थोड़ी सी बात की जाए। तो एक क्विकली बस एक नज़र मारी है पेपर के ऊपर। ऑब्वियसली अगर आप इसको डिटेल में देखा जाए तो फिर हो सकता है कि कुछ मेरे जो सजेस्टेड मतलब आंसर्स होंगे या जो मैं बात करूंगा वो हो सकता है डिफर भी करे अगर डिटेल में चीज़ को देखा जाए। तो क्विकली जो एक नज़र इस पे गई है जी, वो उसके मुताबिक एमसीक्यूज वैसे आप लोगों के साथ उसके आंसर्स मैंने शेयर किए हैं जो मैंने क्विकली एक देखे हैं, और सजेस्टेड आंसर जो मेरे मुताबिक बनते हैं। उसमें एक क्वेश्चन में मुझे भी थोड़ी कन्फ्यूजन है। जो क्वेश्चन एमसीक्यू आई बिलीव 7 है, आई गेस 7, हाँ, जमाल वाला, उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है मुझे भी। अदर देन दैट तो आई बिलीव बड़े सही और इजी एमसीक्यूज थे। जिस स्टूडेंट ने थोड़ी एवरेज स्टडी भी की है वो इंशाल्लाह इसको कर सकता है। तो अब इसका एनालिसिस अगर हम इस तरह करें तो जी, आई कैप ने इस बार बड़ा ही एक मॉडरेट लेवल का पेपर बनाया है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट्स भी बड़े अच्छे तरीके से टेस्ट किए गए हैं। और वही बात जो हम हमेशा कहते हैं कि स्टूडेंट्स को सिलेक्टिव स्टडी से दूर करने के लिए आई कैप पूरी अपनी कोशिश कर रहा है। और इस बार भी तकरीबन जो आपके 18 चैप्टर्स हैं आई कैप की बुक के, वो तकरीबन सारे कवर किए गए हैं। मुझे इस चैप्टर 6 का कोई ऐसा क्वेश्चन अलग से नज़र नहीं आया, लेकिन उसके अलावा जो है कि आपका तकरीबन तमाम के तमाम चैप्टर्स को कवर किया गया है। जो छोटे चैप्टर्स समझ के स्टूडेंट्स उनको छोड़ देते हैं कि जी बाद में कर लेंगे, वो मैंने तो कल भी इवन जो एडवाइस भी की थी, जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी था, उसमें भी ये कहा था कि चैप्टर 1, 14, 15, 16, 17, 18 को सुबह सिर्फ एक नज़र ही मार जाएं आप लोग कैफ 4 के बिजनेस लॉ के जो मेरे रन डाउन है उधर से, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपका बेहतर हो जाएगा। आज आप देखें उसमें से तकरीबन 26.5 मार्क्स के बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चंस आए हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। तो ओवरऑल जी पेपर आपका मॉडरेट लेवल का था। थ्योरी तकरीबन 38-40 मार्क्स की स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी आई है, बहुत इजी थ्योरी थी, आप कर सकते हैं सारी। एमसीक्यूज आपके काफ़ी रीजनेबल थे। तकरीबन 12 में से आपके कोई 9 के करीब जो एमसीक्यूज हैं वो बिल्कुल ही ईजी थे। 1-2 के अंदर थोड़ा सा मसला था, ठीक है जी। देन आपके केस सिनेरियोज में एक क्वेश्चन के अंदर उसने थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है। क्वेश्चन 7 के अंदर वो भी खैर अगर उस पर थोड़ा तसल्ली से सोचा जाता तो हो जाता, और हो भी गया होगा काफ़ी स्टूडेंट्स का। देखें पेपर के अंदर आप कभी भी 100 मार्क्स का पेपर नहीं कर सकते। इवन कोई भी टीचर जिसको इवन कोई 20 साल भी हो गए पढ़ाते हुए, वो भी अगर जाएंगे वहाँ पे 3 घंटे के अंदर पॉसिबल नहीं होता कि आप 100 मार्क्स पूरे के पूरे गेन करें, क्योंकि आपने उस टाइम पे सोचना भी है, आपने उस टाइम पे लिखना भी है, आपने अपने टाइम को भी मैनेज करना है, सारा कुछ करना होता है। तो आप मतलब है कि इतना कोई बेहतर या एक्सीलेंट लेवल का परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी को पेपर का कोई क्वेश्चन गलत भी हुआ है तो अपने आप को ज़्यादा वो नहीं करना कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए इसमें। सबके साथ ऐसे होता है, ठीक है, किसी का भी पेपर कोई परफेक्ट नहीं होता। तो लेकिन ये पासिंग पेपर था, पासेबल पेपर था, हो सकता है पास इंशाल्लाह मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का। तो अभी क्विकली ज़रा देख लेते हैं जी। अगर हम एमसीक्यूज वैसे शेयर मैंने कर दिए हुए हैं, इजी था पहला तो बिल्कुल इजी है, सीधा सा, इसका आई बिलीव सी होना चाहिए ऑप्शन। देन आपका सेकंड वाला जो था, सेकंड में वो है कि उस बंदे को ना पता है कि वो पार्टनर है उस फर्म का, ना ही उसने बताया कि मैं पार्टनर हूँ, तो पार्टनरशिप वाला तो ताल्लुक कोई नहीं आता, तो इसका आई बिलीव बी ऑप्शन होना चाहिए। देन ये जो जुबैर साहब वाला सीन है, इसमें आपका क्या है, इसमें क्योंकि हमें पता है कि अगर प्रोमिजी के बिहाफ पे कोई और प्रोमिसर के बिहाफ पे कोई और भी पेमेंट कर दे, कोई कंसिडरेशन पे कर दे, तो वो भी उसी तरह मानी जाती है। अब वो दोबारा से पैसे नहीं निकलवा सकता किसी भी तरह के, क्योंकि उसने 475,000 लेकर क्लियर कर दिया हुआ था उस बार पे, तो बस क्लियर हो गया। देन आपका नॉट एन एडवांटेज, ये बिल्कुल बेसिक आ गया जी आपका। इसका आई बिलीव ऑप्शन आपका हो जाना चाहिए डी, ठीक है, इसका डी हो जाएगा, हाँ जी। अच्छा, अनइलेक्टेड लोगों को मिल जाते हैं। देन 5 में
भी वो भी सिंपल सा था। आपको पता है कि जो फॉरेन एम्बेसडर्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, दे आर इम्यून, सही है, वो उनको आप इम्यूनिटी पाकिस्तान के अंदर मिली है। अगर वो खुद चाहें तो किसी कोर्ट के अंदर आ सकते हैं, आप उनको ज़बरदस्ती लेकर नहीं आ सकते कोर्ट के अंदर। तो ये भी इजी था। क्वेश्चन MCQ 6 अगर देखा जाए तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये मतलब कि बिल्कुल ही रटा पूछ लिया ना एक ऐप ने। सॉरी मेरा थोड़ा गला डिस्टर्ब है। अच्छा, ये तो बिल्कुल ही लाइन अंदर से उठा के पूछ लिया, तो ये गलत भी हो रहा है। इतना 1-2 मार्क्स के इस तरह के आ जाते होते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा, 7 में थोड़ी कंफ्यूजन है जी मुझे भी, लेकिन मेरे मुताबिक इसका D ही होना चाहिए, क्योंकि वो स्पेशल जॉर्जिया जा रहा था, आई बिलीव उसने बताया हुआ था उसको कि मैं इसी काम के लिए जा रहा हूँ, तो 1 लाख का जो प्रॉफिट है उसका वो जो रिफंड हुआ है वो भी उसको लॉस हो गया प्रॉफिट मेरे मुताबिक ये। लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है ऑब्वियसली। 8 MCQ है जी, ये तो सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट होता है। जो प्रिजम्पशन आपने ली होती है एंटी इन्फ्लुएंस वगैरह में, उसको आपने बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, तो आई बिलीव D है इसका। देन 9 नंबर MCQ आपका ग्लोरिफिकेशन वो सीधी सी पहली अगर बात अगर आप उसका उर्दू ट्रांसलेट कर लें कि भाई डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू अ डिवाइस प्रेजिंग एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, फायरिंग करते हुए भाई आप वीडियो बना के लगा देंगे तो ऑब्वियसली वो ग्लोरिफिकेशन है, आप शो ऑफ कर रहे हैं कि जी आप बहुत बड़े फने खां हैं। 9 आपका हो गया। देन 10 है जी आपका। 10 में ऑब्वियसली उसने लीकेज को वहाँ पे किया है, तो मुफ्त में तो नहीं किया होगा, उसने अपने टूल्स यूज़ किए हैं, इसका मतलब कि उसको आता था ये वाला काम करना, तो उसने किया है। तो नॉन ग्रेचुइटस एक्ट था, तो ये क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है बन गए। 11 है जी आपका। इसमें 11 में भी अब ये है कि देखें उनकी जो एग्री हुआ था वो 50-20-25-25 ये था। अब ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली ये आपकी ICAP की बुक की एग्जाम्पल से आया हुआ है। आई बिलीव ये चैप्टर, ये तो मैंने मेंशन भी किया है, चैप्टर आपका 12 है, उसकी एग्जाम्पल नंबर 6 है, ठीक है जी। तो ICAP की बुक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ने के लिए। मैं तो ये मानता हूँ कि किसी भी और बुक से ज़्यादा बेहतर ICAP की बुक होती है, क्योंकि एक तो ICAP ने ऑब्वियसली उसके ऊपर खर्चा वही किया है, वो उसमें से चीज़ें भी पूछता है, कई बार उसमें से एग्जाम्पल ये आती है। एक और क्वेश्चन भी आया हुआ है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आया हुआ है आपका, क्वेश्चन 6 जो है नीचे उसका C पार्ट, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन वाला, वो मतलब उसको कहता है चोरी करता है, उसे कहता है चलो मैं तुम्हारी चोरी की चीज़ें वापस कर देता हूँ, मेरे ऊपर केस ना करो। ये इसी तरह का एग्जैक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन पहले भी मतलब पास पेपर में आया हुआ है, तो वहाँ से भी हो सकता है। खैर अब ये यही है कि पहले 50-25-25 की रेशियो उनकी डिसाइडेड थी, लेकिन उन्होंने आपस में 70-50-15-15 इस तरह करते रहे। मतलब है कि दे वर म्यूचुअली कंसेंटेड, वो ओके थे इसके साथ, एग्रीड थे सारे के सारे, वो आपस में करते रहे। अब आगे दोबारा वो कह रहे हैं कि हमने ये करना है, तो भाई अब क्या होगा, ये फिर से आपको मेजोरिटी नहीं बल्कि तमाम के तमाम पार्टनर्स की, क्योंकि वेरिएशन बिजनेस है ना, तो आपको तमाम के तमाम पार्टनर्स की कंसेंट यहाँ पर चाहिए होगी। बेशक अब यहाँ पर हमें ये क्लियर बिल्कुल होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि भाई चाहे इम्प्लाइड हो चाहे एक्सप्रेस हो, दोनों की सेम वैल्यू होती है, ठीक है, दोनों की बिल्कुल एक जैसी वैल्यू है। अब ये जो इन्होंने रेशो आपस में चेंज कर ली थी 70-15-15 पे आ गए थे, इन्होंने इम्प्लाइडली चेंज की, या मतलब एक्सप्रेस नहीं की, रिटर्न वे में नहीं थी। ऑब्वियसली ओरली हो सकता है, एक्सप्रेस ही हो, क्योंकि ओरल जब पैसे मिल रहे हैं तो एक्सप्रेस होकर मिल रहे हैं, या इवन ओरल ना भी हो, इम्प्लाइड ही हो सिर्फ, तो फिर भी ये क्या है, वैलिड वेरिएशन थी, ठीक है। अब अगर इसको दोबारा उस पर लेके जाना है तो आपको चेंज करनी पड़ेगी थ्रू कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। 12 है जी, सिंपल है कि आप कहाँ पे एंडोर्समेंट कर सकते हैं, तो अगर जगह खत्म हो रही है तो आपको किसी स्लिप के ऊपर करके वो भी सारे अटैच कर सकते हैं। बहुत इजी MCQs थे, मतलब इसमें से पासिंग मार्क्स लेना तो बहुत इजी था। क्वेश्चन 2A बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गए, क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं उनके ऊपर बता दें, और कौन कौन से सर्कमस्टांसेस वो आपको पता है, जो सर्कमस्टांसेस आपने लिख दिए होंगे। क्वेश्चन 2 का पार्ट B है जी, लिस्ट द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द एम्प्लॉयड अथॉरिटी। देखें ये जिन लोगों ने मेरे बिजनेस लॉ के रन डाउन भी यूज़ किए होंगे, ये वो मेरी कोशिश होती है कि I2B के अंदर भी यही थी, बिजनेस लॉ के अंदर भी वो बनाए ही इस एंगल से जाएं कि स्टूडेंट्स एंड टाइम पे रिवीजन करके उससे पेपर में फ़ायदा उठा सकें। ये अब ऐसी चीज़ें हैं कि ये जिस स्टूडेंट ने वो रन डाउन पढ़े होंगे, वो 1.5 से 2 घंटे में आपकी पूरी की पूरी बुक रिवाइज करवाते हैं, वो इजीली इन क्वेश्चंस को जाके अटेम्प्ट कर सकते थे। इसमें कोई डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है भाई, सिंपल टू द पॉइंट बातें करनी थी, वो वहां से आप कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन 3A है जी, आपको कंपटीशन एक्ट में एग्रीमेंट्स बता दें, ये बिल्कुल सीधा सा आ गया, ठीक है। देन आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर
की डेफिनेशन उसने पूछ लिया। ये पहले भी एक बार आई है पेपर में, तो ये भी आई होप आप लोगों ने की होगी तैयार। ये अच्छा, आप इसमें की लंबी चौड़ी डेफिनेशन दी हुई है और ज़रूरी नहीं होता कि आपने सारी ही डिटेल में करनी है, आप बस बेसिक सा उसका एक कोशिश करें कि 5-7 चीज़ें जो उसके अंदर हैं, मेन बातें, वो आप कवर कर लें। बाकी वो डिटेल वर्ड टू वर्ड तो ना तो रिक्वायर करते हैं आई कैप और ना ही ह्यूमनली पॉसिबल है कि आप एक एक वर्ड वहाँ पे याद करके जाएं। तो ये हो गया जी। क्वेश्चन 4 बिल्कुल ईजी है कि नेशनल असेंबली से अगर वो रिजेक्ट हो गया है, नेशनल असेंबली ने पास किया, सेनेट ने रिजेक्ट किया, अब दोनों हाउसेज में से कोई भी रिजेक्ट करे तो फिर बात कितने चली जाती है जॉइंट सिटिंग के अंदर। जॉइंट सिटिंग में दोबारा बात होगी, फिर वो अगर वहां पे पास हो गया तो फिर ऊपर चले जाता है सदर साहब के पास, अगर वहां पे भी रिजेक्ट हो गया फिर कहानी खत्म है। क्वेश्चन 5 आ गया जी आपका पार्टनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप में से इस बार इसने ट्रिकी थोड़े से क्वेश्चंस पूछे हैं, थोड़ा घुमा के बातें की हैं, और इवन इस बार पार्टनरशिप में से तकरीबन 26.5 मार्क्स के आपके जो हैं क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो इसको मज़ीद देखने की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स को भी इसके ऊपर ज़्यादा थोड़ा फोकस करें। तो पार्टनरशिप में से पहला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन 5 आपका आ गया। ठीक है, इसमें जो सिंपल है कि आपने कार रेसिंग चैंपियनशिप और ये वो, अच्छा देखें सही है, ये पहले वाला तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से आ गया ना 1872 में से। अच्छा, इसमें देखें 2 मिलियन का तो उसने कहा कि भाई आपको हम देंगे मार्केटिंग कोलैबोरेशन के लिए, लेकिन जो दूसरी बात है ना, दूसरी बात अनसर्टेन है। अनसर्टेन से मुराद गया कि भाई अगर हम जीत गए ये वाला कंपटीशन तो हम आपको एक कार ऑफर कर देंगे, बाद में कार की प्राइस महंगी होगी, उसने कहा नहीं। अब ये अनसर्टेन एग्रीमेंट्स होते हैं, आपको पता है कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है। ठीक है, ये आपका मतलब है कि इसके अंदर चैप्टर आपका 3 जो है वो इसमें टच होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो चैप्टर है। ठीक है, तो ये आई बिलीव 2 मिलियन तो उसको मिल सकता है, वो तो मिलना ही मिलना था, लेकिन ये जो दूसरी अनसर्टेन एग्रीमेंट वाली बात, ये वाला एग्रीमेंट का जो पार्ट था वैसे वॉइड था। देन आ जाए नेक्स्ट आ गया जी आपका, उसने प्रॉफिट कमाया है, बताया नहीं है लोगों को, बाकियों को, पार्टनर्स को, तो वो भाई सिंपल सा है आपका। क्वेश्चन 5B जो है आपका, ये आप वही जो प्रॉफिट जो भी आपने अर्न करना होता है आपने वापस कर देना होता है। ये आपका जी चैप्टर 12 जो है पार्टनरशिप एक्ट का, वो उसमें से ये क्वेश्चन आया, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। सी में आ जाए जी, उसने कहा कि जी एक इंटरेस्ट, हाँ अपना जो इंटरेस्ट था उसने असाइन कर दिया है किसी CBL बैंक को। तो आपको पता है जी, आप अपना इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, मेजोरिटी नहीं, ऑल पार्टनर्स है। सिंपल आपने वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर डाल देना था। 5 का D देख लें जी, इसमें क्या निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स की थोड़ी बात आ गई है कि उसने ऊपर नॉट निगोशियबल लिख दिया है, तो बताएं जी इसका क्या इफेक्ट होगा। आपको पता है इसके ऊपर, बल्कि स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भी बड़े किए हैं मेरे से रिसेंटली, तो नॉट निगोशियबल का आपको अच्छे से आइडिया है कि लिखने से होता कुछ भी नहीं है, वो स्टिल निगोशिएट हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये होता है कि ऑब्वियसली अब इसका जो टाइटल है वो थोड़ा डिफेक्ट, मतलब काइंड ऑफ डिफेक्ट आ गया है। ऑल दो डिफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन जाहिर है एक के ऊपर नॉट निगोशिएबल लिखकर भी आप निगोशिएट कर रहे हो तो अगला बंदा कैसे फिर उसे ले। ठीक है जी, तो ये आपका एक हो गया, सिंपल था ये। क्वेश्चन 6 में आ जाए आप, इसमें पब्लिशिंग हाउस है जी, उसने किया हुआ है। तो क्वेश्चन 6 का पार्ट ए आपका, ये सिंपल ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर ही है। ठीक है, आपने उसे कहा था कि भाई पहले आप सिक्योरिटी देंगे तो फिर मैं परफॉर्म करूंगा, ऐसे ही है ना कि आपको फिर मैं तब डिलीवर करूंगा, पहले आप अगर सिक्योरिटी फॉर दी पेमेंट, आपको पता होना चाहिए कि एडवांस पेमेंट को कहते हैं। अब उसने एडवांस पेमेंट ही नहीं भिजवाई तो अगला बंदा क्यों भाई उसको पब्लिश करके दे। ठीक है जी, तो वो बिल्कुल राइट के ऊपर है अपने, वो उसने परफॉर्म नहीं करना था। ठीक है, देन आपका क्या है 6 का B, इसमें क्या है जी कि स्केड्यूल फॉर, ठीक है, हाँ ये एसेंस ऑफ टाइम आ गया यहाँ पे। 3 मार्च को एग्जीबिशन होनी थी, उसने कहा था कि 2 मार्च तक मुझे आपने चीजें देनी है। 3 मार्च को एग्जीबिशन एक्सपो लगनी थी, अब वो जाके दे रहे 4 मार्च को रात को 11 बजे वो भी। तो अब क्या करना है भाई, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है जी, अब कोई फायदा नहीं है इसका। तो ये आपका टाइम एसेंस, ये चैप्टर 7 में से ये भी आ गया क्वेश्चन। चैप्टर 7 में से वैसे उन्होंने जरा सही पूछे क्वेश्चंस। अच्छा जी, देन आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का पार्ट C। इसमें क्या है जी, ये वो वाली बात आ गई कि स्टिफल प्रोसिक्यूशन वाली, कि भाई
मैं आपकी इन्वेंट्री वापस कर देता हूँ या उसके पैसे पे कर देता हूँ, बस मेरे ऊपर केस ना करें। तो भाई ऐसे नहीं है, चोरी जो है एक क्राइम है, इसके ऊपर आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो आप ये वो स्टिफल प्रोसिक्यूशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, उसको सजा देनी चाहिए आपको, ठीक है जी। ये थोड़ा हो गया। अब क्वेश्चन 7A की अगर बात की जाए तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, आप ये कह सकते हैं। इसमें ये है कि उसने कहा कि भाई अभी फिलहाल तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है हमारी, हमने 3 साल के लिए पार्टनरशिप की थी, ठीक है, लेकिन अब वो 4 में से 2 बंदे सॉरी 2 जो पार्टनर्स हैं वो ये कह रहे हैं यार इसको अब कंटिन्यू करते हैं। तो आपको पता है कि भाई अगर वो चाहें तो पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं। ये चैप्टर 11 का थोड़ा सा इसमें एक हिस्सा आ रहा है, लेकिन साथ ही चैप्टर 12 भी आ गया, क्योंकि नीचे बातें हो रही हैं कि हम नेचर ऑफ बिजनेस को चेंज करना चाह रहे हैं या नई एक स्ट्रीम ऐड करना चाह रहे हैं उसके अंदर। तो उसमें आपको पता है कि अगर आपने सिर्फ जो नेचर ऑफ बिजनेस वेरी करना, मतलब प्रॉफिट लॉस की रेशियो वगैरह चेंज हो रही हो, या आपने कोई बिजनेस लाइन नई ऐड करनी हो, इस तरह की कोई चीज़ हो, पार्टनर्स एडलेस करनी हो, वहाँ पर आपको कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अदरवाइज आपको मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए होती है। तो वो आपने ये लगाकर इस पे तो इसको करना है। देन आ गया जी 7 का B। ये तो बिल्कुल सिंपल थ्योरी का क्वेश्चन है, बेसिकली उन्होंने नाम डाल दिया, लेकिन थ्योरी का एक क्वेश्चन उसने पूछ दिया कि भाई मैं किस किस सूरत हाल में, किस किस सिचुएशन में फर्म को इंडेमनीफाई करूंगा और फर्म मुझे कब कब इंडेमनीफाई करेगी। आपको पता जी अगर विलफुल निगलेक्ट हो तो क्वालिफाइड ड्यूटी है, क्वालिफाइड से मतलब क्या होता है जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चेंज भी हो सकती है। आप उसे बताएंगे कि क्वालिफाइड ड्यूटी है आपकी कि आपने विलफुल निगलेक्ट की सूरत में फर्म को कंपनसेट करना है, इंडेमनीफाई करना है। लेकिन अगर फ्रॉड आप करते हैं तो फिर जनरल ड्यूटी है या एब्सोल्यूट ड्यूटी है आपकी लास्ट में, इसको चेंज नहीं किया जा सकता थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। आपने फ्रॉड अगर किया है तो आपने फर्म को कंपनसेट करना है या इंडेमनीफाई करना है। और फर्म आपको कब करेगी, इसकी भी सिचुएशन हो सकती है कि इमरजेंसी में आपने काम कर दिया कोई, या आपने फर्म के बिहाफ पे कोई खर्चा कर दिया, तो आपको इस तरह की चीज़ों के लिए फर्म इंडेमनीफाई करेगी। सिंपल था ये थ्योरी का। क्वेश्चन 8A ये क्या है जी, आपका लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात हो रही है। हाँ, उसने कहा कि भाई परचेज ऑर्डर सी 1 मार्च कंफर्मिंग 5 कार्टन। हाँ ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि हाँ ये काउंटर ऑफर का क्वेश्चन आ गया कि आपने उसको ऑफर किया, ठीक है, और आपने उसको कहा था कि भाई आपने 7 मार्च तक ऑर्डर कर देना है मुझे, ठीक है, अगर आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। उस भाई को 5 मार्च को मिला है लेटर, और उसने एक तो आपने 1000 कॉटन सेल करने का वो आ गया 500 कॉटन के ऊपर, प्राइस उसने आपकी वाली रखी। लेकिन साथ ही उसने क्या कहा कि भाई मैं विद इन अ वीक, मतलब हफ्ते के अंदर समझ लेंगे तकरीबन 12 तारीख तक मैं आपको भेजूंगा, जबकि उसने कहा 7 मार्च तक भेजूंगा, और साथ उसने एक चेक भी लगाकर एडवांस पेमेंट का भेज दिया। अब ये क्या है, ये काउंटर हो गया ना उसकी तरफ से। अब जो हमारी पहले वाली ऑफर थी वो क्या होगी, वो तो रिवोक होगी, आपको पता है लैप्स कर गई है। लेकिन अब दूसरी तरफ से काउंटर ऑफर आ गई है, अब हमने उसको एक्सेप्ट करना है, मतलब है कि आरपी उसको एक्सेप्ट करे या ना करे उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। 8 का B आ गया जी। इसमें क्या है, हाँ इसमें वो लाइसेंस वाली बात है कि जी हमने लाइसेंस लेना था। तो इसमें भाई 2 चीज़ें आ जाती हैं आपकी। एक तो ये आती कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली कि हम आपसे ये यूनिट्स खरीदेंगे ही तब अगर आप हमें लाइसेंस, अगर आप लाइसेंस ले लेंगे इस चीज़ का, ये जो आप डिवाइस बनाकर बेच रहे हो, अगर आप इसका लाइसेंस लेंगे तब हम आपसे खरीदेंगे, यही बात है। तो लाइसेंस में तो मसला आ गया है एक तो, ठीक है। सेकेंडली ये हुआ कि लाइसेंस से पहले ही बैन लग गया है उसके ऊपर, मतलब है कि सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी डिस्ट्रक्शन या इलीगैलिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया ना। तो अब इस केस में क्या वॉइड आपका हो जाएगा, रेस्टिट्यूशन हो जाएगी दोनों तरफ से, ठीक है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है जी कि एक सेकंड इसको मैं जरा इससे कर लूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि एक कॉफ़ी डेमोस्ट्रेशन हो रही थी, मतलब उस बंदे ने ऐसे घुमा शुमा के कॉफ़ी ज़रा बना के दी, झाग शाग निकाल के अच्छी सी, और कोई मिस आयशा इम्प्रेस हो गई, उन्होंने कहा कि मैं ख़रीदना चाहती हूँ। अच्छा, उसने कहा कि लें मिस 2 लाख रुपया दें और ये कॉफ़ी मशीन आपकी हुई, और साथ ही उसे बता दिया कि 5000 कप इसमें से बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसने बाद में देखा कि उसमें तो 500 कप भी नहीं बने, और उसने कहा कि जी रिपेयर करवाने के ऊपर 1 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। वो अब उसके ऊपर केस करना चाह रही है कि जी आपने मुझे मिसगाइड किया। देखें, आपने इम्प्रेस होकर लिया,
आपने कॉफ़ी के कप्स सुनकर नहीं लिया, या आपको आइडिया हो गया इसमें से। इम्प्रेस्ड बाय द डेमोस्ट्रेशन, उसने जो वहाँ पर इंटरव्यू दिया है या उस बंदे ने जो वहाँ पर डेमोस्ट्रेट किया, प्रेजेंटेशन दी है, आपने उससे इम्प्रेस होकर उसके बहकावे में आके, उसकी बातों में आके कि ये बड़ी इटली की है और ये बड़ी अच्छी कॉफ़ी बनाती है, फला फला फला, इस बेस पर आपने खरीदा है। आपके साथ फ्रॉड कोई नहीं हुआ, ठीक है, या मिस रिप्रेजेंटेशन भी अगर आप कहना चाहें। इस केस में वैसे वो फ्रॉड की तरफ लेकर जा रही है कि मुझे मिसगाइड जानबूझ के किया गया है। तो भाई आपके साथ ना तो फ्रॉड हुआ है, ना ही मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, क्योंकि दोनों के केस में ज़रूरी ये होता है कि आपने उस बंदे की बात पर बिलीव करते हुए, 5000 कप वाली बात पर बिलीव करते हुए अगर आप उसको करते, परचेज करते, तो फिर आपके साथ हुआ था हाथ। अब तो कोई नहीं हुआ, आप तो शशके के चक्कर में मारे गए। ठीक है जी, नीचे स्ट्रेट क्वेश्चंस आ गए। सॉरी, क्वेश्चन बहुत इजी हैं जी, कि कौन से एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है। वही इन स्टेट ऑफ मैरिज, इन स्टेट ऑफ ट्रेड, आपका इसके अलावा अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी वाले आ जाते हैं। ठीक है, वो इस तरह 5-7 जो हैं वो आपने लिख देने। देन आगे ठीक है, एजेंट को बताएं, एजेंट कौन होता है और एजेंट की अथॉरिटी से क्या मुराद है, किस तरह। वो 2 तरह की अथॉरिटी होती है उसकी, एक एक्सप्रेस अथॉरिटी होती है और एक इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है, वो आपने थोड़ी बयान कर देनी थी। तो जी ओवरऑल आपका पेपर आई बिलीव मॉडरेट पेपर था। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स ने अच्छा किया होगा। 100 मार्क्स का पेपर करने की हमेशा कोशिश करें। जिस बच्चे ने 100 मार्क का पेपर कर दिया होगा 100 मार्क्स का, इंशाल्लाह वो इजीली पास है। क्योंकि जैसे ही आप 100 मार्क्स से नीचे आते हैं ना, फिर हो तो ऑब्वियसली आप 70 पे भी सकते हैं, 75 पे भी सकते हैं। अगर आपने कोई बहुत ही कमाल लिख दिया, सारे सही लिख दिया, लेकिन मैं एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं ना होता कि आप सारी चीज़ें सही लिखें। तो इसलिए मैक्सिमम पेपर करने की कोशिश करें। ये वैसे हो गया यहाँ पे एनालिसिस हमारा एंड। लेकिन वैसे अगर क्विकली हम चैप्टर वाइज बात करें तो चैप्टर 1 में से तकरीबन 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, एमसीक्यू भी आया है, थ्योरी भी आ गई है। चैप्टर 2 में से भी तकरीबन 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं आपके। ठीक है जी, इसमें से भी आपका एमसीक्यू भी आया, थ्योरी भी आई है। देन चैप्टर 3 में से 8 मार्क्स के आए हैं, एमसीक्यू भी आया है, थ्योरी भी आई है। देन आपका चैप्टर 11 है, चैप्टर 4 में से एमसीक्यूज भी आ गए हैं, दूसरे क्वेश्चंस भी आए हैं, तो 11 मार्क्स का आया है। चैप्टर 5 में से 5 मार्क्स के आए हैं जी आपके, इसमें से एमसीक्यू कोई नहीं आया। चैप्टर 6 में से मुझे नहीं वैसे कोई डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं मिला। वैसे 7 को अगर हम बीच में डाल लें, क्योंकि चैप्टर 7 और 6 क्योंकि परफॉर्मेंस कहीं है, तो मिक्स करके हम कह सकते हैं कि चैप्टर 6 एंड 7 दोनों में से 9 मार्क्स के आए हैं। चैप्टर 8 में से आपका तकरीबन 6 मार्क्स का पेपर है, 9 में से 2 मार्क्स का पेपर है, 10 में से 5 मार्क्स का पेपर है। चैप्टर 11 एंड 12 एंड 13 पार्टनरशिप में से तकरीबन 26.5 नंबर का आपका पेपर आ गया। चैप्टर 15 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में से इस बार थोड़ा सा आया, 5.5-6 नंबर का आ गया आपका। चैप्टर 16 AML और आपका जो डाटा प्रोटेक्शन वगैरह है उसमें से आपका 4 मार्क्स का आया है। चैप्टर 17 में से 2 मार्क्स का आ गया है और 18 में से 6 मार्क्स का पेपर आया है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से तकरीबन 55 से 57 मार्क्स का पेपर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से आ गया है। तकरीबन 26-27 नंबर का आपका पार्टनरशिप में से आ गया है। और इसके अलावा जो बाकी के बचते हैं चैप्टर्स, उसमें से तकरीबन यही आपका 24-25 नंबर का उनमें से बन जाता है। तो ये था जी आपका बिजनेस लॉ। इंशाल्लाह फिर कभी किसी वीडियो में मिलेंगे। और आप लोगों के लिए यही गुजारिश है कि आप छोड़ दें, जैसा होना था पेपर हो गया। इंशाल्लाह आप सारे लोग पास हों, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करें। बेस्ट विशेस।